चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं इसके झा सर का जो आर.के. सिंह सर वाला जो प्रैक्टिस सेट है, आर.के. सिंह सर वाला प्रैक्टिस सेट 25 देखने वाले। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 24 नहीं देखा है तो इसके झा बाई आर.के. सिंह मैथ करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। देखिए अभी हमने इसके झा सर का 4100 प्लस का भी 26 प्रैक्टिस सेट हमने डाल दिया है, वो भी आप देखिए। 4100 प्लस का फिजिक्स भी अभी चल रहा, आज हमने प्रैक्टिस सेट 4 भी डाला है, ठीक है। और खान सर का जो न्यूमेरिकल का 2300 प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसका भी सीरीज आज हमने स्टार्ट किया। तो ये सारे चीज़ देखिए, मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा हो, यदि साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा हो तो निम्न में कौन सा सही होगा। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं, जब थीटा 45 डिग्री होता है। जब थीटा 45 डिग्री होगा ना तो क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि ये दोनों कब बराबर होंगे, जब थीटा प्लस अल्फा का मान 90 डिग्री होगा। यानी 90 डिग्री मतलब कि π/2, यानी कि थीटा प्लस अल्फा का मान कितना होना चाहिए, π/2 होगा, तब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए साइन थीटा का मान 45 डिग्री पे 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है। ये हमेशा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपका थीटा का जो वैल्यू हो वो याद होना चाहिए। अगर आपको वैल्यू याद होगा तो तुरंत आप कर पाएंगे, ठीक है, देखते ही देखते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोहब्बत से समझिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत कम आप लोग व्यूज देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं निरंतर अपना मेहनत कंटिन्यू वीडियो लाते रहता हूँ, तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। कह रहा है कि दीपक की आयु 6 साल पहले अशोक की आयु की 3 गुनी थी। ये रहा दीपक और ये रहा अशोक। दीपक की आयु अशोक से 3 गुनी थी, यानी कि दीपक अशोक 1 होगा तो दीपक का उम्र कितना होगा, 3 होगा। अब दीपक की आयु 6 साल बाद अशोक की आयु से 9/7 गुनी हो जाएगी। यानी अशोक अगर 7 साल का होगा तो दीपक कितने साल का होगा, 9 साल का होगा, ठीक है। यानी कि इसका 9/7 गुना होगा, ठीक है। अब कह रहा है 6 साल पहले और 6 साल बाद, 6 साल पहले और 6 साल बाद इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 12 साल। यानी कि यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो 12 साल का अंतर आ रहा है। बात को समझिएगा, 12 साल का अंतर आ रहा है। 7 तिरिक 21, 9 एकम 9, यानी कि 21 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 21 में से 9 जाएगा, कितना आएगा आपका 12। 7 तिरिक 21, 9 एकम 9, 12। अब देखिए 12 7 84, अब 12 9 108, यानी कि 108 में से 84 जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4 और 10 में से 8 गया 2, यानी कि 24। यानी 12 का वैल्यू 24 है तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 साल हो जाएगा। 1 रेशियो का वैल्यू 2 साल हो जाएगा। तो इस 3 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 6 साल, और इस 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 साल। लेकिन कह रहा 6 साल बाद इसका उम्र कितना होगा, तो 6 + 6 वर्तमान में आने के लिए 6 साल जोड़ के आना होगा। तो दीपक का उम्र हो जाएगा 12 साल और अशोक में 6 जोड़ देंगे तो ये कितने साल का हो जाएगा, 8 साल का। तो हमसे क्या पूछा है कि दीपक की आयु कितनी होगी, तो दीपक की आयु 12 साल हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि x² + 1/x² का वैल्यू 23 है तो x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्या होता है, x + 1/x का वैल्यू अगर a होता है तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होता है, a² - 2 होता है, ठीक है। अगर x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू पूछा जाए तो हम कहेंगे a² - 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 होता है। अब यहाँ x² का वैल्यू जो दिया है वो कितना है, 23 है,
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा इसका a का स्क्वायर यानी कि 23 का स्क्वायर माइनस का 2। 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 529 माइनस का 2 यानी कि 527 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर देखिए आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अगर कुछ सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि वह 76 और खर्च करके वह 14 किताब अधिक खरीद सकता है। ठीक है, खरीद सकता है और प्रति किताब औसत मूल्य 1 कम हो जाता है। तो उसके द्वारा खरीदी गई किताब का औसत मूल्य क्या हो गया, यानी उसके द्वारा खरीदी गई किताब का औसत मूल्य क्या हो जाएगा। 50 खरीद सकता है, 50 खरीदता है, मान लीजिए इसका औसत मूल्य x है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50x प्लस कह रहा है कि 76 रुपया और खरीद लगा दे, यानी कि ये 76 रुपया और खर्च कर दे तो ये कितना किताब और खरीद सकता है, यानी कि 14 किताब और खरीद सकता है। जब 14 किताब और खरीदेगा, तो पहले तो 50 खरीद रहा था, अब 14 खरीदेगा तो कितना हो जाएगा, 64 किताब खरीदेगा। तो औसत मूल्य क्या हो जाता है, 1 कम हो जाता है। यहाँ हमने माना है कि x क्या है, औसत मूल्य है। ठीक है, तो औसत क्या हो जाता है, 1 कम हो जाता है, तो x माइनस 1। इक्वेशन हमारा तैयार है, सॉल्व कर लेना है। 50x प्लस 76 बराबर 64x माइनस का 64, ये 50 इधर जाएगा 64 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 64x माइनस 50x बराबर 76 प्लस 64, ये आ जाएगा 14x बराबर क्या हो जाएगा 6 4 10 के 0, हाथ में 1 7 का 8 6 14 140। तो x का मान क्या आ जाएगा 10। तो औसत मूल्य क्या था उसका, तो 10 रुपया था। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है। 3 समरूप त्रिभुज समरूप वृत्त हैं, क्या है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या है। अब देखिए त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ये भी होगा, ये भी क्या हो जाएगा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यहाँ से त्रिज्या 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, तो यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो 1 होगा, यानी ये सब क्या है r है, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जब 3 जो वृत्त स्पर्श करें, ठीक है, और इससे बने त्रिभुज और इसके अंदर जो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होता है ना, छायांकित भाग का जो हमको क्षेत्रफल निकालना है, ये होता है √3 माइनस π/2 इंटू r², यही होता है। अब देखिए इस प्रश्न में r हमको कितना दिया है, r का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस π/2, r क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यानी कि √3 माइनस π/2 क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्र, इस क्षेत्र का भाग क्या हो जाएगा √3 माइनस π/2, तो √3 माइनस π/2 r² ही लिखा हुआ, r² नहीं होगा, ये तो 1 हो जा रहा है ना। अगर वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो √3 माइनस π/2 आंसर होगा हमारा, तो इसको हम ऑप्शन डी में दे सकते हैं। ठीक है, अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर नहीं दिया रहता तो वो √3 माइनस π/2 r² होता। जब हमारे पास r का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे दिया है तो इसका 1 गुना करेंगे तो ये √3 माइनस π/2 हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऑप्शन डी में हम दे देंगे कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे T1 अगर देखें तो T1 कितना दिया हुआ है, 16 वर्ष दिया हुआ है। अगर हम N1 देखें यानी कि गुना गुनी, तो कितना दिया है N1 यानी कि 2 गुना हो जा रहा है। N2 हमसे पूछ रहा है और T2 कितना दिया है 8 वर्ष। देखिए फॉर्मूला क्या लगता है, आप याद रखिएगा एकदम, N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1 बराबर T1 बटा T2। देखिए T1 क्या है पहला समय, T2 क्या है दूसरा समय, N1 क्या है गुना या गुनी जो भी दिया हो,
और ये n2 क्या है, ये भी गुना गुनी, ये पहला गुना गुनी, ये दूसरा गुना गुनी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 वर्ष में 2 गुना हो गया, तो n1 क्या है 2 माइनस 1 बट्टा n2 माइनस 1। पहला समय 16 वर्ष दिया है तो 16 और दूसरा 8, 8 दूनी 16, 2 माइनस 1, 1 होगा 1 बराबर, इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2n2 माइनस का 2, ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2n2 बराबर 3। तो n2 का मान क्या आ जाएगा 3 बट्टा 2 वर्ष में वो क्या हो जाएगा, ये दोगुना, क्या नाम है 8 वर्ष में कितना होगा, 8 वर्ष में 3 बट्टा 2 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 1 2 2 1 3 बट्टा 3, 1 पूर्णांक 1 बट्टा 2 गुना, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कोई धन 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाता है, तो मूलधन बताएं। देखिए हमारे पास टाइम क्या दिया हुआ है 2 वर्ष, रेट क्या दिया हुआ है 10%, और अमाउंट जो दिया है 1331 रुपया। 10% को सबसे पहले करेंगे कि 10% का मतलब होता है 10/100, यानी कि 1/10। अब देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है, नीचे वाले को हम प्रिंसिपल मानते हैं 10, उसमें वो ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो क्या होता है अमाउंट हो जाता है, यानी कि 10 से 11 हो गया। ये प्रक्रिया 2 साल तक करेंगे तो 10 से 11। अब इसका गुना करेंगे 10 दहा 100, 11 ग्राम है 121, ठीक है। तो ये क्या हो गया 121 है, लेकिन इस 121 के वैल्यू कितना दिया है 1331, यानी कि ये इसका 11 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा 11 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा 1100 रुपया हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स बराबर क्यू हो तथा 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q बराबर 0 हो और HCF x माइनस 3 हो, तो p तथा q का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए x माइनस 3 को अगर 0 के बराबर करेंगे तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब x का मान हमारे पास 3 आ जाएगा तो सबसे पहले इस इक्वेशन में x का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 3 का ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस p गुना 3 बराबर q, यानी कि ये 9 प्लस 3p बराबर q हो गया। तो इसको हम क्या कर लेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। लेकिन इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ये हो जाएगा q माइनस 3p बराबर 9 करके मानते हैं इसे इक्वेशन 1। अब x बराबर 3 का जो मान है इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना p गुना 3 माइनस 15q बराबर 0। ये हो जाएगा 3 के 9 पचे 45 माइनस 3 के 9p माइनस 15q बराबर 0। अब इस 9p और 15q को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 9p प्लस 15q बराबर 45। अब देखिए ये कट जाएगा क्या 3 से एक बार काट देते हैं, 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3p, ये हो जाएगा 5q और ये हो जाएगा 15। ये इक्वेशन 2 हो गया। क्या हो गया 2 हो गया। अब क्या करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जोड़ देते हैं। क्या करेंगे जोड़ देंगे। अगर हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 3p माइनस में है, 3p इधर है, तो सबसे पहले रुकिए इस इक्वेशन को यहाँ कर देते हैं 5q प्लस 3p बराबर 15 कर देते हैं ताकि इक्वेशन हम मेरा बराबर हो जाए। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, इसको समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ जोड़ देते हैं 5q प्लस 3p बराबर कितना है 15। अब इसको जोड़ेंगे ना तो ये 3p क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6q बराबर 15 9 24। तो q का मान क्या आ गया, q का मान यहाँ से आ गया 4। जब q का मान हमारे पास 4 आ गया तो या तो इसमें रख दें या इसमें रख दें।
अगर हम इसमें ही रखते हैं क्यू का मान तो यहाँ रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 5 गुना 4 प्लस 3 बराबर 15। तो 5 के 20 तो 3p बराबर इस 20 को उधर भेजेंगे तो 3p बराबर 15 माइनस का 20 तो 3p बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो p बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5/3 यानी p का मान आ गया माइनस का 5/3 और q का मान आ गया 4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा p तथा q, p का माइनस 5/3 और q का 4 यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ब्याज दर 13% से घटकर 12.5% हो जाने के कारण उधार दिए गए किसी राशि पर मिलने वाली सालाना आय में 104 रुपये की कमी हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कितना था 13% से घटकर 12.5% हो गया तो कितना का कमी हो गया तो 0.5% का कमी हो गया। यानी कि 0.5% का कमी होता है तो उसे 104 रुपया कम मिलता है। तो अगर 1% का कमी होगा तो उसे कितना कम मिलेगा 104/0.5। अगर उसे 100% की बात करिए जाए 100% ही मूलधन होगा तो ये हो जाएगा 104 गुना 100/0.5। अब इस 0.5 को हम 5 करेंगे तो यानी 10 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 1 जीरो इसमें बढ़ा देते हैं। तो 1 जीरो जब हम बढ़ा देंगे तो ये कट जाएगा 5 से कट जाएगा 212 में। ठीक है 5 से कट गया 212 में तो ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8 2 0 0 2 एकम 2 यानी कि 20,800 रुपया उसका मूलधन हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1/3 माइनस का √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √4। ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू देखिए। हाईएस्ट वैल्यू क्या है यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 3 है और सबसे छोटा वैल्यू यानी कि लोवेस्ट वैल्यू देखा जाए तो लोवेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा ये आपका √4 हो जाएगा यानी कि √4 बराबर 2। अब देखिए क्या है इसमें एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस। तो सबसे लास्ट में जाएंगे और देखेंगे कि लोवेस्ट वैल्यू के पहले क्या साइन दिया है। तो दिया है अगर माइनस दिया है तो इसका मतलब है कि इस हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को जोड़ देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 2 5 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है तो 3 से अधिक होगा 3 से मान क्या हो जाएगा इसका अधिक तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक व्यापारी के पास कुल 50 किलो चीनी है जिसमें वो कुछ भाग 8% लाभ पर बेचता है और बाकी 18% लाभ पे बेचता है। यदि उससे पूरे पे 14% का लाभ होता है यानी उसका जो ओवरऑल परसेंटेज लाभ है वो 14% लाभ है तो 18% पर लाभ पर बेचे गए मात्रा क्या हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को हम एलिगेशन लगाते हैं। ये ओवरऑल कितना है 14% का फ़ायदा होता है ये 8 और ये 18 क्या हो जाएगा 14 में से 8 गया 6 और 18 में से 14 जाएगा 4 ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। ओवरऑल कितना है 50 किलो है तो 5 रेशियो का वैल्यू 50 किलो है तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 किलो। हमसे पूछ रहा है 18% तो 18% के क्या हो जाएगा 3 गुना 10 यानी कि 30 kg क्या हो जाएगा 30 किलो बेचा है 18% पे तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 1 2 3 4 अंकों के प्रयोग से 1 2 3 4 अंकों के प्रयोग से 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों का प्रयोग दोबारा हो। यानी आप अंकों का प्रयोग दोबारा भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए 4 गो अंक है 3 गो डिब्बा में सजाना है यानी 3 अंक का बनाना है तो अंक को दोबारा आप ले सकते हैं। तो इसमें चारों में से एक ले लीजिएगा इसमें भी चारों में से कोई भी ले सकते हैं। इसमें भी 4 गुना 4 क्या हो जाएगा ये
64 तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आप दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 20%, 15% और 10% की उत्तरोत्तर छूट की एकल छूट कितने बराबर होगी? यानी कि एकल छूट 20%, 15% और 10%। देखिए 20% का मतलब होता है कि 20/100 यानी कि 1/5। देखिए याद कर लीजिए, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये के सामान को 4 रुपये में बेचना होगा। ठीक है, 15% का मतलब हो गया 15/100, 5 या 15, 5 से 20, यानी क्या हो जाएगा 3/20, यानी कि 20 रुपये के सामान को आपको 17 रुपये में बेचना होगा। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपये के सामान को आपको 9 रुपये में बेचना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको काट सकते हैं, 4 5 20 कट गया, 4 5 20, 50 25 दहा कितना हो जाएगा 250 हो गया, और ये आपका 17 9 कितना हो जाएगा 17 9 153 हो गया। कितना का अंतर हुआ आप देखिए, कितना का अंतर हुआ? तो 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7 और 14 में से 5 गया 9, यानी कि 197 का अंतर हो गया। नहीं ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि सिर्फ 97 ही का अंतर होगा। कितना का? 97 का अंतर होता है किस पे? 250 पे। तो 100% पे कितना होगा? 25 दहा 250, 25 चौका 100, क्या हो जाएगा 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 4 9 36, 2 38, 388/10, यानी कि एकल छूट क्या हो जाएगा 38.8%। क्या हो जाएगा 38.8% एकल छूट होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। तो पिछले साल इकट्ठे की गई फीस के बराबर रुपये इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस क्या की जाती है? 25% बढ़ा दी जाती है। तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि लड़की की तुलना में लड़का का अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखिए जब क्या नाम है कॉलेज में छात्रों की संख्या कह रहा बढ़ाया है, इस यानी कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों छात्र हैं, इनकी संख्या में कितने की वृद्धि हो जाती है? 20 की, यानी कि पहले 100 था अब 20 हो गया, तो कितना हो गया 120/100। अब कह रहा है कि लड़कों के फीस में बढ़ोतरी होती है, तो लड़के के फीस में कितना बढ़ोतरी होती है? तो 25% का बढ़ोतरी होती है। ये किस में? तो लड़कों में, तो 125/100। अब देखिए काट दीजिए, 20 छक 120, 20 5 100, 25 5 125 और 25 चौके 100, ये क्या हो गया 4 5 20। इसको इधर गुना कर दीजिए, यानी कि 20 बी प्लस 20 गर्ल बराबर कितना होगा 6 5 30 बॉयज। ये 10 उधर चला जाएगा, यानी कि 20 गर्ल बराबर 30 बी माइनस का 20 बी, यानी कि 20 गर्ल बराबर 10 बॉय। यानी कि अगर बॉय और गर्ल का रेशियो देखें तो क्या हो जाएगा, बॉय बट्टा गर्ल का रेशियो देखेंगे तो ये हो जाएगा 20/10, यानी कि 2/1। यानी कि बॉय गर्ल के अपेक्षा बॉय कितने हैं? तो उसका दुगना है, तो 2:1 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एक वैन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा फिर 25 किलोमीटर घंटा की गति से 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए वैन की औसत गति क्या होगा। देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि गति क्या होगा, यानी कि स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बट्टा समय होगा, तभी तो हमारे पास स्पीड आएगा। डिस्टेंस टोटल तय कर रहा है 25 किलोमीटर और 80 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए 25 किलोमीटर जो तय कर रहा है, 25 किलोमीटर तय कर रहा है कितना, 25 किलोमीटर तय कर रहा है 20 के स्पीड से, और 80 किलोमीटर तय कर रहा 25 के स्पीड से। ठीक है, तो चलिए काट पीट लेते हैं। 50 25, 5 के 20, 16 5 80, 50 25।
यानी कि 25 और 80 क्या हो गया 105 बट्टा ये आपका 5/4 प्लस 16/5 यानी कि 4 5 20, 4 5 20, 50 25, 5 20, 16 चौके 64, यानी ये हो जाएगा 105/5 4 9 6 2 8 यानी कि 89 गुना 20। ठीक है, अब हम इसको काट पीट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 105 को अगर आप 89 से भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6 और 9 में से 8 गया 1, यानी एक बार जीरो देंगे फिर भी ये क्या जाएगा एक ही बार में जाएगा। मान लीजिए ये 1.1 है। ठीक है, इसे 1.1 मान लिए तो 11 दूनी 22, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, 220, यानी कि इसे जीरो दे यानी 22 से ऊपर 22 के आसपास क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 22 नहीं आंसर में आ रहा है 105 और ये आपका 89 का 15 में से 9 गया 6। थोड़ा इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, चलिए इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक समबाहुभुज का बाह्य कोण का मान 72 डिग्री है, तदनुसार उसे सभी अंतःकोण का कुल मान कोणों का कुल योग कितना हो। देखिए टोटल कितना होता है अंतःकोण, अब बाह्य कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। अगर हमारे पास अगर यहाँ से अंतःकोण का मान निकालें तो अंतःकोण का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री यानी कि 108 डिग्री। क्या हो जाएगा 108 डिग्री। अगर हम बहिष्कोण का मान निकालें तो बहिष्कोण का मान कितना आ जाएगा यानी कि 360/72 यानी कि 5 आ जाएगा। तो अंतःकोण का योग सभी अंतःकोण का योग क्या हो जाएगा अंतःकोण का योग हो जाएगा 108 गुना 5 यानी कि 540 डिग्री। क्या हो जाएगा 540 डिग्री। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है और 140 मीटर लंबी पुल को पार कर जाती है। 360 मीटर लंबी ट्रेन गाड़ी है, ये पुल है कितना मीटर है 140 मीटर और स्पीड दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ये 360 है, ये 140 है, स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यानी कि ये सब मीटर में है। तो इसके चाल को भी मीटर पर सेकंड में हमें बदलना होगा। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 छक 18, 3 से कट जाएगा 15 बार में, यानी कि 3 से कट जाए 15, एक बार और कट सकता है 3 छक 18, 3 से 15, 3 5 15, 3 दूनी 6, यानी कि 25/2 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा इसका चाल हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है समय। तो समय बराबर क्या होता है हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये 360 मीटर ट्रेन की लंबाई और 140 मीटर क्या हो जाएगा पुल की लंबाई। तो 360 प्लस 140/25/2 यानी कि 360 और 140 कितना हो जाएगा 500/25 गुना 2, 25 दूना 50 यानी कि 20, 20 दूना 40 सेकेंड में वो ट्रेन जो है वो पुल को पार कर जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा 40 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 720 रुपया की धनराशि ए बी और सी में इस प्रकार बांट जाए, यानी ए प्लस बी प्लस सी में 720 रुपये की राशि बांटना है। ठीक है, ए बी और सी के मिली राशि के 4/5 ए बी और सी को मिली राशि के योग का 4/5 पाता है, यानी कि ए जो है बी और सी के मिली राशि के 4/5 पाता है, यानी ए को 4 मिलेगा तो बी और प्लस सी को कितना मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, अब बी सी का 2/3 पाता है, बी जो है सी का 2/3 यानी कि बी 2 पाता है तो सी 3 पाएगा। तो देखिए यहाँ ए प्लस बी और सी का रेशियो कितना आ गया 5 आ गया। टोटल कितना हो गया 4 5 9
नहीं, बी प्लस सी, यहाँ बी प्लस सी 5 पता है, तो देखिए बी का कितना हो गया, बी का 2 हो गया, तो सी का कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 2 5 4 9, यानी टोटल ए प्लस बी का रेशियो देखें तो 4 2 6 3 9, यानी 9 रेशियो में 720 रुपया प्राप्त होता है। तो एक रेशियो में कितना प्राप्त होगा, 80 रुपया। तो ये जो अनुपात है, सी का अनुपात कितना है 3, तो 8 3 का 24 यानी 240 हो जाएगा। बी का अनुपात हो जाएगा 8 दूनी 160 और ए का अनुपात हो जाएगा 8 चौके 32 यानी कि 320 रुपया। ए को कितना मिलेगा, 320 रुपया, बी को मिलेगा 160 रुपया और सी को मिलेगा 240 रुपया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 360 320 160 और 240, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 6 7 8 9 5 6 7 4 8 9 5 और 9 इन आंकड़ों का रेंज ज्ञात कीजिए। रेंज कहता है तो रेंज क्या होता है, रेंज बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इनमें क्या है, तो 9 है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू दिख रहा है कितना है, तो 4 सबसे छोटा है, तो 9 - 4 यानी कि रेंज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 20 छात्र हैं और उनका औसत भार 32 किलो है, यानी कि औसत भार 32 किलो। देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। अगर हमसे कह दिया जाए कि सम पूछ दें तो आप कहिएगा कि एवरेज गुना टोटल नंबर से गुना कर देंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 15 छात्र हैं, उनका औसत भार 32 किलो है, तो 15 छात्र का अगर सम हम देखें तो सम क्या हो जाएगा, 15 गुना 32 यानी कि 480 किलो। ठीक है, अब कह रहा है कि एक अन्य कक्षा में 20 छात्र हैं और दोनों कक्षाओं का औसत भार 28 किलो है। एक में 15 किलो, एक में 15 छात्र, एक में 20 छात्र, तो टोटल कितने छात्र हो गए, टोटल सम जो हो गया 35 छात्र का जो औसत भार है वो कितना है, 28 है। तो 28 है तो ये कितना हो जाएगा, 28 35 गुना 28 हो जाएगा 980, और इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंट आ गया, तो ये डिफरेंट आ गया 500 का, यानी कि 500 का डिफरेंट आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि 20 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार क्या होगा, तो 20 छात्र का औसत भार क्या हो जाएगा, 500 बट्टा 20 से भाग दे देंगे, यानी कि 25 किलो एक लड़के का भार हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक बंदर बांस के एक खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है। 3 सेकेंड में वो 4 फीट ऊपर चढ़ता है और अगले ही सेकेंड में 2 फीट नीचे आ जाता है। यदि खंभा 18 फीट ऊंचा है तो कितने देर में बंदर खंभे की चोटी पर जा पहुंचेगा। अब देखिए, मान लीजिए ये बांस का एक खंभा है, ठीक है, मान लीजिए, मानने में कुछ नहीं जाता है, एक बंदर यहाँ चढ़ा, ठीक है, कितना चढ़ा, 4 फीट चढ़ा, कितना सेकंड लगा इसके चढ़ने में, 3 सेकंड लगा, 3 सेकंड ही कह रहा है, हाँ 3 सेकंड में 4 फीट चढ़ा और अगले ही सेकंड में यानी कि चौथा सेकंड में ये 2 फीट यहाँ आ गया, 2 फीट निकल गया, यानी कि टाइम तो इसे 4 सेकंड लगा और ये कहाँ पे आ गया, 2 फीट पे आ गया, यानी कि बात को समझिएगा, 4 सेकंड में ये कितना फीट चढ़ता है, तो 2 फीट चढ़ता है, चढ़ना उसको 18 फीट है, बात को समझिएगा। लेकिन ये जो 3 सेकंड जो स्टार्टिंग वाला होता है ना, ये यही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, 3 सेकंड में 4 फीट चढ़ता है, बात को समझिएगा, यानी कि 4 सेकंड में वो 2 फीट चढ़ता है, तो अगर 7 से इधर भी गुना कर दें, 7 से, यानी कि वो 28 सेकंड में कितना फीट चढ़ेगा, तो 14 फीट, 28 सेकंड में कितना चढ़ जाएगा, तो 14 फीट 28 सेकंड में चढ़ जाएगा। अब ये अगला जो 3 सेकंड आएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका 14 फीट यहाँ पे चढ़ गया, ठीक है, कितना देर में, 28 सेकंड में। अब उसको चढ़ना है कितना, 18 फीट, तो अगला बार जब कूदेगा ना तो सीधे कहाँ चला जाएगा, 18 फीट पर आ जाएगा।
अगला बार कूदेगा 3 सेकेंड में कहाँ चला जाएगा, वो 4 फीट ऊपर चला जाएगा। तो अब नहीं, जब ऊपर बांस के ऊपर चला जाएगा तो फिसलने वाला कोई सौदा ही नहीं होता है। तो ये अगला 3 सेकेंड जो लगेगा वो 4 फीट चढ़ जाएगा। तो कहाँ चला जाएगा, 18 फीट पर, यानी कि 31 सेकेंड में, 31 सेकेंड में वो क्या कहाँ चढ़ जाएगा, बांस के टॉप पे चला जाएगा। तो 31 सेकेंड हमारा सही आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक वृत्त चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाओं की लंबाई पी क्यू 2 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर, आर एस 4 सेंटीमीटर है। तो पी एस की लंबाई क्या है। एक चतुर्भुज है, मान लीजिए पी क्यू आर एस। अब इसको एक वृत्त जब स्पर्श करते हुए खींचा जाएगा, जब एक इस चतुर्भुज को स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचा जाएगा ना, तो ये आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं का योग क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस आर एस हो जाएगा, और क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर पी एस हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर प्लस पी एस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्यू आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और आर एस का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। पी एस का मान निकालना, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 2, पी क्यू का 2, आर एस का 4, क्यू आर का कितना दिया है 3, तो पी एस का पूछ रहा है। 4 2 6 बराबर 3 प्लस पी एस, तो पी एस का मान क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सुप्रीति और सुभाष एक काम को मिलकर 36 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 12 दिन पहले सुप्रीति को काम छोड़ना पड़ता है, इसलिए काम समाप्त करने में कुल 45 दिन लगे हैं। तो सुप्रीति अकेले इसी कार्य को कितना दिन में करेगी। अब देखिए यहाँ इन दोनों का सबसे पहले हमें इफिशिएंसी निकालना होगा। सुप्रीति है, इस काम को 36 दिन में दोनों मिलकर कर सकते हैं, लेकिन 12 दिन पहले चल गई, तो ये 12 दिन का तो काम छोड़ के चल गई, और कितना दिन में काम पूरा होता है, 45 दिन में। ठीक है, सुभाष है, सुभाष इसका क्या हो जाएगा, 45 माइनस 36, सुप्रीति 36 और ये हो जाएगा 48 माइनस का 45 यानी कि 3। तो क्या हो जाएगा, सुप्रीति बट्टा सुभाष अगर कर दें सुभाष, तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 है और 45 में 6 गया 9, यानी कि 9/3 यानी कि 3/1, यानी कि इफिशिएंसी क्या आ गया, सुप्रीति का आ गया 9 और सुभाष का आ गया 1। ठीक है, तो सुप्रीति अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकेगी। टोटल काम कितना दिन होता है, 4 गुना 36 दिन में करने का वादा था, लेकिन एक्स काम सुप्रीति जो है 3 के इफिशिएंसी से कितना दिन में करेगी, 3 से काट दीजिए, 12 3 36, 12 4 48, यानी कि सुप्रीति इस काम को 48 दिन में पूरा करेगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एक बिंदु आंतरिक रूप से 8 9 और -7 4 लाइन खंड जोड़ने वाले को 2:3 में विभक्त करता है, तो बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। ये क्या है, 8 और 9 है, ये क्या है, -7 4 है, तो m/n जिसे कहते हैं वो 2:3 में जोड़ता है। हमने बताया था कि इस वाले संख्या से इन सभी में गुना कीजिए और इस वाले संख्या से इन सभी में गुना कीजिए। गुना करेंगे तो 8 तिरिके 24, 9 तिरी 27, ये गुना करेंगे तो -14 और 2 चौके 8। अब 24 को इसमें और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको और इसको जोड़िए, 24 माइनस का 14 और 2 3 5, तो 24 में से 14 जाएगा, क्या हो जाएगा 10/5 यानी कि 2, और 27 और
8 को जोड़ के 5 से भाग दीजिए, 27 और 28 कितना हो जाएगा, यानी कि 35/5 यानी कि 7। तो निर्देशांक क्या आ जाएगा, 2 और 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, 7, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। किस राज्य में सबसे कम औसत वर्षा हुई है, यही पूछा जा रहा है। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर का लेंगे, देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का देखेंगे, कहाँ देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर का जब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11, 22, 22, 10, 32 और 32, 12 क्या हो जाएगा, 4400। 4400 को 4 से भाग देंगे तो क्या इसका एवरेज आ जाएगा, 1100। उसके बाद हिमाचल प्रदेश यानी एचपी का देखेंगे तो 11, 11, 22, 10, 32, 32 और 1300, यानी कि ये 4500/4 हो जाएगा, यानी कि 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 1125 हो जाएगा। और वेस्ट बंगाल का देखेंगे तो 14, 13, 27, 27, 12, 29, 22, 35, 10, 45, 4, 49, 4900/4। इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। कम वाला हमसे पूछना चाहिए, इन सभी से कम, तो ये भी ज़्यादा है, ठीक है। गोवा का देखेंगे, गोवा का देखेंगे 13, 15, 2800, 28, 10, 38, 38, 38 और 5 यानी कि 4300, क्या हो जाएगा, 4300/4। इसको भी नहीं देखेंगे। तमिलनाडु का देखेंगे 12, 10, 22, 22, 11, 33, 33 और 4350, क्या आ जाएगा, 4350। गोवा का ठीक है 4350, गोवा का देख लेते हैं एक बार, 13, 15, 2800, 28, 2, 30, 43, 43, 43 और 53, ये 53 है, 43 नहीं है, ये 53 है। यानी कि देख रहे हैं 4350 सबसे कम किसका आ जाएगा, तमिलनाडु का आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा कि सबसे कम औसत इसी का होगा, ठीक है। तो चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।